मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहते यूट्यूब चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। जैसा कि मैंने आपके लिए आरपीएफ स्पेशल और यूपी स्पेशल पर जो बैच स्टार्ट किया है और ये मॉक टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन आंसर की हमारी आरंभ हुई है, ये एग्जाम तक निरंतर यूं ही चलती रहेगी। आज मैं आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज में दूसरे भाग में चर्चा कर रहा हूं। इसकी एक टेस्ट सीरीज में आपसे ले चुका हूं। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स और जीएस और जीए के कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज की इस सीरीज में, आज जो मेरा मॉक टेस्ट चल रहा बता रहा हूं मैं आपको, इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के बड़े भाग पर चर्चा करने वाला हूं और साथ में जीएस के विभिन्न क्वेश्चनों पर भी चर्चा करूंगा आपसे। इसे लगातार वीडियो बने रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये वही चैनल है जहां से आपका आरपीएफ और यूपी पुलिस और जितने वनडे एग्जाम है उनका सपना साकार होने वाला है। तो मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की परेड में किस राज्य की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला। यहां पर यह पूछ रहा है। अभी अभी हमारे यहां जो 2024 में 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है, उस परेड में कौन सी झांकी को इसमें से किस राज्य की दूसरा स्थान मिला है आपके। तो पहला नहीं पूछ रहा, वो दूसरा पूछ रहा है। यह ध्यान देंगे आप लोग। ये क्या मध्य प्रदेश है, क्या गुजरात है, या तमिलनाडु है, या उत्तर प्रदेश है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए इस परेड में दूसरा स्थान यूपी को मिला है। और आप जानते हैं यूपी ने इस परेड में भगवान राम जो विधाता हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान श्री राम की झांकी को जिस तरह से यूपी ने प्रस्तुत किया, आपके सब लोगों की आंखें देखती रह गई। वो मनमोहक तस्वीर जो भगवान राम धनुष को हाथ में लिए हुए सबके सामने जिस तरीके से उस झांकी को प्रस्तुत किया गया, वो अपने में अद्वितीय रही आपके। तो यूपी ने इस परेड में दूसरा स्थान हासिल किया। और जैसा कि आप जानते हो, इसी वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम जो हमारे रामलला हैं, उनको हमने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा वहां स्थापित किया है। और 500 वर्ष के लंबे एक संघर्ष के बाद, एक इंतजार के बाद रामलला को हमने वहां पर स्थापित किया। ये भारत के लिए गर्व का विषय रहा है। तो इसमें हमने यूपी की झांकी है दूसरा स्थान मिला। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इस परेड में पहला स्थान पर किसको मिला है। तो आपको जानना चाहिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक झांकी है। उस संस्कृति मंत्रालय की झांकी को इस क्रम में पहला स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है यहां पर। ये आपको जानना चाहिए। हमारे केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां भी लगातार दिखाई जाती हैं। और संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी है, इसको इन्होंने यहां पर शो किया। यहां भारत लोकतंत्र की जननी एक थीम रहा, लोकतंत्र की जननी। इसको आप ध्यान देंगे आप यहां से। और अगर राज्यों में आ जाएगा तो उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। उड़ीसा को अगर राज्यों में आएगा तो उड़ीसा मारेंगे आप यहां से। और मंत्रालयों में अगर आएगा तो संस्कृति मंत्रालय को पहला स्थान मिला है। और यूपी को इस परेड में दूसरा स्थान मिला है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए रिपब्लिक डे भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। और इसमें चीफ गेस्ट रहे वो आपके इमैनुअल मैक्रों, जो फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। इस सीरीज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, पावरफुल भी है। ये भारत रत्न पुरस्कार, आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विजेता के रूप में 23 जनवरी 2024 को किसके नाम को घोषित किया गया है। जैसा कि आप जानते हो, जो भारत रत्न है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए 23 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी 2 दिन पहले आपके 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, उससे पूर्व 23 जनवरी को यहां पर, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है 23 जनवरी हमारा। और यहां क्या सचिन के लिए, या कर्पूरी ठाकुर के लिए, या भूपेंद्र कुमार हजारिका के लिए, या फिर आपके प्रणब मुखर्जी को, आपको यह जानना होगा ये चारों ही लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। लेकिन यहां पर इससे पूर्व किसके नाम को घोषित किया गया है, तो वो हमारे कर्पूरी ठाकुर। ये नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर के नाम को या भारत रत्न के लिए घोषित करके भारत सरकार ने न सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी को बल्कि भारत के
सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को उनकी अभिलाषा पूरी कर दी। आप पूर्व बिहार के, यहां फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार, आप पूर्व सीएम रहे कहां के, आपके बिहार के, और आपको जननायक के तौर पर भी जाना जाता है। आपकी जो लोकप्रियता है, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो ख्याति लब्धि है, वो आपकी जननायक के तौर पर है, क्योंकि आपने जो साधारण जीवन जिया और अपने उस साधारण जीवन से कितने लाखों लोगों को आपने प्रेरित किया, वो वाकई में पूरे भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में कई मंत्री पदों पर रहे, एक लंबे समय तक विधायक रहे, वो सीएम रहे, लेकिन आपने इतना सादगी और सरलता का जीवन जिया जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करने वाला है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। यहां प्रश्न ये है कि कर्पूरी ठाकुर भारत के कौन से क्रम के भारत रत्न बने, तो आपको यहां बताना पड़ेगा। आपका क्रम था 49वें, 49वें ये भारत रत्न है, क्योंकि आपसे ये क्रम भी पूछ सकता है कि कर्पूरी ठाकुर किस क्रम के भारत रत्न बने हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग यहां से उतार लेंगे। महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज में बता रहा हूं आपको लिए, करंट अफेयर के साथ साथ जीएस के पार्ट को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने आज की सीरीज में करंट अफेयर के ज्यादा उठाए आपके लिए, और उसके बाद जीएस के क्वेश्चन इसी सीरीज में आज ही के टेस्ट में अंत में बता के जाऊंगा आपके कि जीएस में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए, ये पूरा ये पार्ट चल रहा है हमारा, इसमें मैं थ्योरी वाला पार्ट भी कराऊंगा आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान वाले पार्ट को चालू कराया है, उसको मैं संक्षिप्त अंदाज में पेपर तक कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। और जो आपका अन्य पार्ट है ज्योग्राफी का या जनरल साइंस का, उसको भी इसी प्लेटफॉर्म में कराऊंगा आपके लिए। यहां से इस सीरीज का हमारा, इसमें एक बात और ध्यान देना, सचिन तेंदुलकर जो नाम लिखा हुआ है, ये क्रिकेट जगत के भगवान और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, और ये अपने आप ये जीवित रहते हुए किंवदंती हैं पूरी दुनिया के लिए। सचिन सबसे कम उम्र के यानी 40 साल में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के इकलौते व्यक्ति हैं, यानी 40 साल में किसी को भारत में ये भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। इस सीरीज में हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये यहां पर, वो भी भारत रत्न से ही है। यहां पर 2024 का सबसे नया प्राप्तकर्ता कौन है, यानी इनमें से सबसे नया प्राप्तकर्ता कौन है? क्या कर्पूरी ठाकुर हैं, या राजगोपालाचारी जी हैं, या सचिन तेंदुलकर हैं, या लाल कृष्ण आडवाणी हैं? तो इसको जानना चाहिए आपको। इसमें नया जो प्राप्तकर्ता है आपके, वो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं आपके। ये हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री जी रहे, और आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको एक दूरदर्शी नेता माना गया, और आपकी निगरानी में और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई नए प्रतिमानों को स्थापित किया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी देश के 50वें भारत रत्न बने। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यानी कि आप कह सकते हैं वर्ष 2024 में, आपके वर्ष 2024 में यहां पर 5 लोगों को भारत रत्न के लिए यहां पर घोषित कर दिया गया, यानी कि 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 4 लोगों को मरणोपरांत। इनमें से लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वो जीवित हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो अभी मैंने कर्पूरी ठाकुर जी बताए, अभी आपको मैंने लाल कृष्ण आडवाणी बताया। इनके अलावा 3 लोग और हैं जिन्हें अवार्ड मिला है भारत रत्न का। उनमें एक नाम आपके पीवी नरसिंह राव का है। पीवी नरसिंह राव, ये हमारे फॉर्मर पीएम रहे आपके, पूर्व हमारे। इसके अलावा हमारे चरण सिंह, ये भी फॉर्मर पीएम रहे हैं आपके। आप किसानों के मसीहा कहलाते हैं आपके। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन, ये वाले जो हमारे हरित क्रांति के नायक हैं, हरित क्रांति के नायक एमएस स्वामीनाथन। तो 3 नाम मैंने आपके लिए और दिए, एक पीवी नरसिंह राव, एक चौधरी चरण सिंह, और एक आपके एमएस स्वामीनाथन। यानी 3 नाम यहां से हो गए, और एक नाम आपके लिए ये आडवाणी जी का होगा, और एक नाम आपके कर्पूरी ठाकुर जी का हो गया। इस तरह वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इस पर मैं चर्चा पीछे कर चुका हूं, ये बहुत गहन चर्चा हो चुकी है। भारत रत्न क्या होता है, कैसे दिया जाता है, और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। पुनः फिर चर्चा कर दी है, क्योंकि भारत रत्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको तैयार करना है। ये इसलिए खास है कि इन्हें जीवित रहते हुए मिला है, और बाकी नरसिंह राव जी को, चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को
और कर्पूरी ठाकुर को, इन 4 को मरणोपरांत मिला है और आडवाणी जी को जीवित रहते हुए मिला है। और 2024 में अभी तक 5 लोगों को भारत रत्न घोषित किया गया है, ना दे दिया गया है आपके 5 लोगों को। इसको आप इंपोर्टेंट कर लेंगे यहां से। इस क्रम में जो हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है यहां पर, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिक ब्लावाटनिक पुरस्कार यहां से के लिए फाइनलिस्ट कौन रहे? इनमें से आपके क्या नाम है उनका? तो क्या वो तन्मय भारत हैं, या राहुल आर नायर हैं, या मेहुल मलिक हैं, या ये सभी हैं? तो ये ब्लावाटनिक अवार्ड है आपके, ये सभी, यानी कि इन सब को इसके लिए आपके सम्मानित किया गया। आपके ये युवा वैज्ञानिक सारे ब्लावाटनिक अवार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये युवा वैज्ञानिकों को, जो बिल्कुल यूथ साइंटिस्ट हैं, उनको दिया जाता है। और ये पुरस्कार आपके तीनों को इसके लिए आपके चुना गया यहां से। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि इस तरह करंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं। इस क्रम में आप लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पैरा तीरंदाजी में खेल दिग्गज जम्मू कश्मीर की वो बेटी हमारी, जो जिनका नाम है शीतल देवी, इनका नाम सुना हो आपने, जिन्होंने एक नया प्रतिमान गढ़ा। कैसे? आपने बिना हाथों के होते हुए भी और पैरों से आपने किस तरह से अपनी तीरंदाजी को अंतिम रूप दिया आप यहां से। और ये किसमें, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, या ये आपका स्वेनाचार्य अवार्ड। तो इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको इसी वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपके। और ये शीतल देवी भारत की वो बेटी है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है, भारत के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा प्रदान की है, युवाओं के लिए एक आप का एक मार्गदर्शक बनी है कि कहीं भी जीवन में समस्याएं आए, परेशानियां आए, झंझावात आए, तो उनसे घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है। उनसे आप निकल सकते हैं यदि आपके अंदर संघर्ष करने का जज्बा है और आपकी दृढ़ संकल्पशीलता है, तो आपकी संकल्प से सिद्धि की यात्रा जरूर पूरी होगी। आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्रम में आप देखेंगे, उड़ीसा माइनिंग ये कारपोरेट लिमिटेड को कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से एंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स की श्रेणी में से सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए बहुत यहां पर महत्वपूर्ण है। आपके ये वाला पुरस्कार कौन सा है? क्या कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड है, या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, या युवा खेल पुरस्कार है, या फिर आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार है? तो क्या सही उत्तर है इसका आपके यहां से? ये क्या पूछ रहा आपसे? उड़ीसा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से एंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग इसको, ये एंकरेजमेंट टू स्पोर्ट की श्रेणी में सम्मानित किया गया। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वो श्रेणी है जिससे आपको सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2023 से इसको आपको इस श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके यहां से। इस क्रम में आप लोग आगे चलेंगे। यहां से, केंद्र सरकार द्वारा कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक यहां से दिया गया? आपके ये पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने ये जीवन रक्षक पदक 11 लोगों को दिया है, 21 लोगों को दिया है, या 31 लोगों को दिया है, या फिर 41 लोगों को दिया है? तो आपको जानना चाहिए ये जीवन रक्षक पदक भारत सरकार द्वारा 31 लोगों को दिया गया है। आपके ऐसे प्रश्न भी कई बार डेटाबेस, यानी डेटा भी पूछ लेता है, आंकड़े भी पूछ लेता है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई बार हम ऐसे प्रश्नों को छोड़कर चले जाते हैं, आपको जानना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। आपके केंद्र ने क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये वाला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए 14 जनवरी 2024 को नामांकन आमंत्रित किए हैं। क्या वो विज्ञान के क्षेत्र में है, क्या वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है, क्या नवाचार इनोवेशन में है, साइंस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन, आपके कौन सा क्षेत्र है, या ये सभी है? आपको जानना चाहिए हमारे यहाँ सारे विज्ञान के पुरस्कार हैं वो समाप्त किए जा चुके हैं। अब उसके स्थान पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू किया गया है। तो ये सभी क्षेत्रों में, यानी कि इन अवार्ड्स को हमारे यहाँ पर विज्ञान में उपलब्धि के लिए, टेक्नोलॉजी में उपलब्धि के लिए और नवाचार में इनोवेटिव आइडियाज के लिए इनमें ये पुरस्कार शुरू हुआ है। ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान जगत के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, शोध को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है।
यानी कि 2024 में, और नाम दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या नेशनल साइंस अवार्ड इसका नाम है, जो विज्ञान के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस क्रम में आप आगे चलेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये 9वां क्वेश्चन है सीरीज का। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज को किससे सम्मानित किया गया है? क्या उन्हें उद्यान पंडित पुरस्कार से, या MS स्वामीनाथन अवार्ड से, या विश्व खाद्य पुरस्कार से, या कार्स्कोव कोथाम पुरस्कार से? ये कर्सोकोथामा अवार्ड है आपके यहां से। ये क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को क्या नाम है? चांसलर है उनका नाम BR कंबोज। आपको जानना चाहिए यहां पर कि BR कंबोज को MS स्वामीनाथन ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? BR कंबोज को। आप कौन है? वाइस चांसलर हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि जो चौधरी चरण सिंह नाम खुला हुआ है। चौधरी चरण सिंह हमारे फॉर्मर CM रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं। आपने पूरा जीवन सादगी से भरा जिया और अपना पूरा जीवन किसानों के लिए बिता दिया, किसानों के लिए जिए और किसानों के लिए हर पल आप तैयार रहते थे। आपने लगभग पदों पर काम किया है, लेकिन जिस समय आप PM बने तो किसानों के हितों का आपने बहुत बड़ा ध्यान रखा, और आपको इसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सीरीज में एक करंट का एक क्वेश्चन और है हमारा, 10वां क्वेश्चन है हमारा। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है आपके यहाँ। क्या ये आपको जानना चाहिए कि 12 भाषाओं करी है, या 24 भाषाओं करी है, या 18 भाषाओं करी है, या फिर 19 भाषाओं में? ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये साहित्य अकादमी अवार्ड का जो हमारा उद्घाटन हुआ है, ये वर्ष 1954 से है। पहली बात तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, 1954 से इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है साहित्य अकादमी अवार्ड का, और इसको 24 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। आपके लिए समझने वाली बात यहां पर क्या है? समझने वाली बात यह है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं ऑलरेडी हैं। 22 राजभाषा कितनी है? 22 राजभाषा ऑलरेडी है हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8th शेड्यूल में आपके हमारे यहाँ पर 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब 2 भाषाएं वो कौन सी है जिन्हें जोड़ करके ये 24 हो जाती हैं? तो आपको जानना चाहिए, एक भाषा यहाँ पर अंग्रेजी है, इसको भी जोड़ा गया है यहाँ पर, और एक भाषा यहाँ पर राजस्थानी है जिसे यहाँ पर जोड़ा गया। तो आपके एग्जाम के लिए जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो आप बताएंगे 24 भाषाओं के लिए। कुछ नया नहीं करना है, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जो 8th शेड्यूल है, उसमें 22 राजभाषाओं का उल्लेख पहले से हुआ है। उसमें 2 भाषा और ऐड करिए, एक भाषा का नाम है राजस्थानी और एक भाषा का नाम है अंग्रेजी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा वर्ष 2024 के लिए ये साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? तो मैं आपको आगे बताऊंगा करंट वाले पार्ट में आपके, और अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस पर सर्च करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको मुझे इस बात को कि साहित्य अकादमी अवार्ड वर्ष 2024 के लिए किस व्यक्ति के लिए मिला है और उनकी किस रचना के लिए। हिंदी के लिए पूछ रहा हूं आपसे, हिंदी के क्षेत्र में ये साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है और उनकी किस रचना के लिए मिला है? कमेंट बॉक्स में तेजी से लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, आपको लग रहा है मैं सही जगह पर हूं, सही प्लेटफॉर्म पर हूं, तो इसको जरूर शेयर करिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मुझे अच्छा लगा है, मुझे प्रेरित कर रहा है, इससे मेरा काम बन सकता है, तो जरूर लाइक करिए और जरूर शेयर करिए इसको। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको लगता है बेकार है तो बिल्कुल लाइक मत करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मिलने वालों को इसको शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि ये वो चैनल है और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 दिसंबर 2023 को 33 में व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति इनमें से कौन रहे हैं आपके? तो आप बताएंगे यहाँ पर 12 दिसंबर को, यानी क्या वो रमैया तिवारी हैं, या पुष्पा भारती हैं, या सरस्वती सिंह है, या फिर प्रीति सिन्हा है? यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, आखिर कौन है वो आपको बताना है। यहाँ से 12 दिसंबर 2023 को 33 में व्यास सम्मान से, थोड़ा ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को, 12 दिसंबर 2023 को 33 में व्यास सम्मान से सम्मानित हुए व्यक्तित्व कौन है इनमें से? क्या वो प्रोफेसर रमैया तिवारी हैं, या वो आपके पुष्पा भारती हैं? तो आप कौन सा क्या उत्तर बताएंगे इसमें? या वो आपके सरस्वती सिंह हैं, या प्रीति सिन्हा है? आपको जानना चाहिए
व्यास सम्मान वो सम्मान है हमारा जो ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि हमारे यहाँ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? तो आपको जानना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड है, और ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड कौन सा है? व्यास अवार्ड है। यहां ध्यान देंगे आपके, ये काय के लिए? ये साहित्य के लिए है। यानी पेपर में आएगा कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? तो ज्ञानपीठ मारेंगे, और नंबर 2 पे कौन आता है? तो व्यास सम्मान मारेंगे। अब प्रश्न ये है कि 2023 में नंबर से पूछेगा आपका कि नंबर कौन सा, तो आप बताएंगे पुष्पा भारती को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी कि 33वां व्यास सम्मान। 32वां पूछ सकता है, 31वां पूछ सकता है, यानी नंबर से ही पूछा जाता है कि इस व्यास सम्मान को किसको मिला, तो आप बताएंगे पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12वां, ये श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? रानिल विक्रमसिंघे ने कितने भारतीय अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसने? आपको जानना चाहिए जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहा था श्रीलंका, तो इन्होंने 3 भारतीयों को इस गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया है। यानी अभी आएगा, क्योंकि भारत का श्रीलंका को उबारने में आर्थिक मंदी से बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते होंगे श्रीलंका हमारा दक्षिण एशियाई राष्ट्र है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? भारत श्रीलंका के मध्य में कौन सा स्टेट है? तो आप बताएंगे इन दोनों के मध्य में पाक स्टेट है जो दोनों को अलग करती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में आपके यहां से। और इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। और आपने कितने भारतीयों को गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया? तो आप बताएंगे 3 भारतीयों को आपने सम्मानित किया है। इस क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है सीरीज का, 6 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय इनमें से कौन बने? ये क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को निशान ए पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान ए पाकिस्तान कहते हैं। और अभी अभी इस वर्ष आपके ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कहां का? पाकिस्तान का। और ये किसको मिला है आपके? क्या सैयद मुफ्दल को मिला है, शाह गिलानी को मिला है, या अमित शाह को मिला है, या फिर आपके अजय भट्ट को मिला है? तो आपको जानना चाहिए ये चौथे भारतीय सैयदना मुफ्दल, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया आपके। यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले कौन है? सैयदना मुफ्दल हैं आपके, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में लगातार और बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों पर आपकी निगाह रहेगी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं कहूंगा कि इन प्रश्नों को आप रट कर जाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक याद रखने हैं तो बार बार दोहराइए। और मैंने एक बात कही है, जो प्रश्नों को दोहराएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ना माने रोरिंग होता है, यानी जो वही बता सकता है बार बार दोहराएगा, तो आपको लंबे समय तक चीजें ये याद भी रहेंगी यहां से। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित ये अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण 2023 के लिए कुल कितने पुरस्कारों को, ये थोड़ा सा यहां देख लेंगे आप लोग, कितने लोग हैं इनमें से जिन्हें आपने इन्हें सम्मानित किया आपके। यानी कि जो देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन यही से आएगा, तो आपको बताना 3 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। क्या तारीख को? 3 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 23 में कुल कितने पुरस्कारों, क्या वो 20 अवार्ड हैं, क्या वो 23 हैं, या 30 हैं, या फिर आपके वो 40 अवार्ड है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, कितने दिव्यांगजन को सशक्तिकरण 2023 के लिए और आपके द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है। ये थोड़ा सा यहां पर ये संख्या पूछेगा आपसे, कुल कितने लोग हैं जिन डिसेबल्ड को आपने सम्मानित किया है? क्या 20 लोग हैं, या 25 लोग हैं, या फिर 30 लोग हैं? तो आप बताएंगे 30 लोगों को आपने सम्मानित किया है। आपके यहां पर 30 ऐसे लोग रहे जिन्हें आपने सम्मानित किया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली यहां पर आदिवासी राष्ट्रपति, क्या है? पहली
आदिवासी राष्ट्रपति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स यानी कि जनजाति कह सकते हैं आपके। और क्रम में अगर कहा जाएगा तो 15वीं राष्ट्रपति हैं, और महिलाओं में कहा जाएगा तो दूसरी राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पर, यानी देश में दूसरे स्थान पर महिला राष्ट्रपति बनी है आपके द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि आपसे पहले कौन बना है? प्रतिभा पाटिल आपसे पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। और अगर महिलाओं में आएगा तो आपका दूसरा स्थान है, और आदिवासी अगर आएगा तो आप देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और आपने 30 लोगों को, जो हमारे यहाँ 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, उस पर सम्मानित किया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे, किसी रेलवे स्टेशन, ये किसी है यहाँ पर, किस रेलवे स्टेशन को 24 नवंबर 2023 को प्लेटिनम प्रमाणन दिया गया है? ये 15वां क्वेश्चन है आपके। क्या वो कोच्चि है, क्या विजयवाड़ा है, पटना है या रांची है? आपको जानना चाहिए जो प्लेटिनम प्रमाणन अवार्ड है ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है आपके यहाँ पर। आप जानते हैं प्लेटिनम अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, यानी जिसकी उपलब्धियां सबसे बड़ी होती हैं वहां पर सभी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, ये प्लेटिनम अवार्ड उसी को दिया जाता है। और ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और विजयवाड़ा अवार्ड, ये विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी पर स्थित, किस पर है ये? कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है यहाँ पर। इसको भी आप देख लेंगे यहां से, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका अगला हमारा प्रश्न है सीरीज का, ये के बाजरा पर आधारित एक गीत को 11 नवंबर 2023 को ग्रैमी अवार्ड से नामांकित किया गया है। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, या अमिताभ बच्चन जी हैं? कौन है वो जिन्हें इस ग्रैमी अवार्ड से, आपको जानना चाहिए पहली बात तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और इस अवार्ड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामांकित किया गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाजरा पर आधारित एक गीत को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ऐसा भारत में पहली बार है जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किसी के बाजरा पर आधारित गीत को यहां ग्रैमी में नामांकित किया गया है। ये नॉमिनेशन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज तक किसी प्रधानमंत्री को इस तरह गीत को नामांकित नहीं किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं कहूंगा इसको रटकर जाएंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए आपको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी इसी सीरीज में कुछ जनरल स्टडी के, पॉलिटी, हिस्ट्री और कुछ साइंस के क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूं इसी सीरीज के आपके आखिरी चरण में। यहां देखेंगे आप लोग, ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 नवंबर 2023 को ब्रिटिश बुकर प्राइज 2023 का विजेता, इनमें से कौन है आपके यहां पर? तो आप देखिए यहां पर कौन इसका विजेता है। ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 नवंबर 2023 को यहां से ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 बुक प्राइज अवार्ड है ये। क्या वो नंदिनी दास हैं, क्या एलिजाबेथ काउंसिल हैं, या NAM रोजर हैं, या रीस डेविस हैं? आपको जानना चाहिए आपको इस प्रश्न को, कि जो पूछ रहा है आपसे ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 नवंबर 2023 को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 का विजेता कौन बना है? क्या वो नंदिनी दास हैं, या वो आपके एलिजाबेथ आपके काउलिंग हैं, या आपके NAM रोजर हैं, या रीस डेविस हैं? तो एलिजाबेथ काउलिंग को इस अवार्ड के लिए एकेडमी बुक प्राइज के लिए सम्मानित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलिजाबेथ काउलिंग ने इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपको इस तरह से आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। और एक बात ध्यान देनी होगी आपको, यहां पर कई बार हमसे प्रश्न को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे आपके, और थोड़ा सही कर लेंगे इसको। ये नंदिनी दास को मिला है, थोड़ा सही कर लेंगे, यहां पर थोड़ा सा सही कर लेंगे इसको। इसका सही उत्तर आपके नंदिनी दास है। क्या सही उत्तर है? नंदिनी दास है, ये एलिजाबेथ काउलिंग नहीं है। यानी कि जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज अवार्ड है ये नंदिनी दास को दिया गया है। इसको सही कर लेंगे, थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी गलत कर दिया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? नंदिनी दास है यहां से। इस क्रम में हमारा जो अगला 18वां क्वेश्चन है, यहां ध्यान देंगे,
निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है आपको, इसको मैंने जानबूझकर बड़ा बनवाया आपके लिए। और इसके जो कूट हैं, ये कूट में पूछा जाएगा आपके। ये पूछ रहा है आपके दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2023 का किसको मिला है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? सरस्वती सम्मान 2022 सर्वश्रेष्ठ आपका फिल्म 2023 के लिए नरगिस दत्त अवार्ड किसको मिला है? यानी कि यहां पर थोड़ा सा ये वाला यहां कर देंगे डी, यहां से डी कर देंगे इसको, ये सी है आपके। और अब सही करेंगे इसको यहां से। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो आपके वहीदा रहमान को मिला है। जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड है वो अल्लू अर्जुन को मिला है। जो आपका सरस्वती सम्मान है 2022 का, ये शिव शंकरी को मिला है। और जो आपका नरगिस दत्त अवार्ड है आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2023 के लिए, ये आपका द कश्मीर फाइल्स को मिला है। यानी हम इसको कूट में अगर मिलाएं तो ए का 2 अगर मिलाना हो इसको, मैंने उत्तर आपके लिखाया नहीं है पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसे बताएंगे आप ए का 2, ये सही है आपका यहां से ए का 2। और आपका बी का 1, यानी बी का ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 यहां से कर देंगे, और आपका डी का 3, डी का 3। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगाने के लिए आते हैं आपके इस तरीके से आप बता देंगे। ए का 2 यानी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? ये वेटरन आपके कलाकार हैं वहीदा रहमान। आपकी गाइड मूवी ने तहलका मचा दिया, तो आप बताएं दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है, 69वें राष्ट्रीय अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिले हैं, सरस्वती अवार्ड शिव शंकरी को मिला है, और नरगिस दत्त अवार्ड आपका जो मिला है वो आपके द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यानी कि ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे आपके यहां से, और इन सब प्रश्नों पर आपकी निगाह बनी रहेगी आपके। और इस क्रम में जो अगला जो प्रश्न है वो यहां पर है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आचार समिति या प्राक्कलन समिति? तो चालू समिति का मतलब होता है जो वर्ष भर लगातार काम करती रहे आपके। तो ये प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, यहां ध्यान देंगे इस बात पर, एस्टीमेट कमेटी। और ये स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति है, स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति है यहां पर। इसमें कुल सदस्य जो होते हैं वो 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। बड़ी बात यह है इस समिति की कि सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। सभी सदस्य जो होंगे आपके वो लोकसभा से होंगे। इनको आप रट लेंगे यहां से, ये आपके एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण बात है। यानी कि जो प्राक्कलन समिति है और कहां काम करती है? ये अपव्यय पर जो खर्चे होते हैं, अपव्यय पर ये रोक लगाने काम करती है। यानी कि जो खर्चे होते हैं फालतू के, उन पर रोक लगाने काम करती है। क्या नाम है? प्राक्कलन समिति से एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। तो मैं इसको चालू अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है, इसी को प्राक्कलन समिति भी कहा जाता है। ये सालों भर इसका कार्यकाल आपका 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का इसका टेन्योर होता है, 1 वर्ष का आपके। और बड़ी बात यहां पे ये है, इसके सभी 300 सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से होंगे। ये स्थायी समिति है आपके, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है प्राक्कलन समिति। इस सीरीज में जीएस का अगला क्वेश्चन है ये रहा, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों कौन हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट? आपको जानना चाहिए कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है आपके कि वो राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को या अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति करता है। आपको जानना चाहिए NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक गैर संवैधानिक संस्था, कैसी है? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है हमारे यहां पर, लेकिन एक कानून द्वारा ये सांविधिक संस्था, कैसी है? सांविधिक संस्था है, लीगल बॉडी है, जिसका निर्माण 1993 में हुआ है। यहां पर वर्ष 1993 में इसका गठन हुआ है यहां पर। और बड़ी बात यह है कि वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा, AK मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा जी इसके चेयरमैन है। यानी कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के यहां से इनकी नियुक्ति भी आपके इनके द्वारा की जाती है और हटाने का अधिकार भी इन्हीं को है। ये आपके गैर संवैधानिक आयोग है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से इस क्रम में आपके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजवंशों में किसने बेसर शैली, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, किसने बेसर शैली वास्तुकला का परिचय कराया? यहां पर बेसर शैली का, ये बेसर शैली बहुत महत्वपूर्ण है। चोलों ने, चालुक्यों ने, काकतीयों ने या फिर गुप्तों ने?
तो आपको जानना चाहिए बेसर शैली हमारे 3 तरह की शैली होती है। एक का नाम है नागर शैली, कौन सी? नागर शैली, यहां से। एक आपके द्रविड़ शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरी है बेसर शैली। ये तीनों शैलियां अलग अलग तरीके से वास्तु यानी कि आर्किटेक्ट की दुनिया में कार्य करती हैं, आपके वास्तु के भवन निर्माण में। तो बेसर शैली चालुक्यों ने बढ़ावा दिया इसको, जो कर्नाटक के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कहां के? जो बादामी के चालुक्य, बादामी या बातापी के। चूंकि बेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देंगे, बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। इन होयसला और चालुक्यों ने इस शैली को बड़ा प्रोत्साहन दिया। और मैं कह सकता हूं नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। मैं फिर कहूंगा आपसे, बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हमें इस शैली के बने हुए मिले हैं। और मैं अगर कहूंगा आपसे तो कर्नाटक का ये पडडकल, ये वाला एक मंदिर है बहुत फेमस यहाँ का, मैं बता देता हूं आपको। यहां से एक बड़ा फेमस मंदिर है, यहां से पट्टडकल का मंदिर है, ये बड़ा फेमस है। पापनाथ का मंदिर है, पापनाथ का मंदिर है। इसके अलावा इस शैली का एक बड़ा मंदिर फेमस है, उसको आप लिख भी लेंगे यहाँ पे, उसको आप लिख लेंगे। बड़ा फेमस मंदिर है वृंदावन का मंदिर। कौन सा मंदिर? वृंदावन का मंदिर, वो इसी शैली में बना हुआ है, बेसर शैली में। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए वृंदावन का मंदिर। ये मंदिर आपके यहाँ पर वृंदावन का मंदिर हो, पट्टडकल मंदिर हो, पापनाथ मंदिर हो, ये सारे बेसर शैली बने हुए हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और जो आपकी बेसर शैली है वो इन दोनों शैलियों का मिश्रण है। इस पर मैं विस्तार चर्चा आपको इतिहास वाले क्लास में करूंगा। अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जरूरी भी है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बड़े पैमाने पर पूछे जाते हैं। चोलों ने द्रविड़ शैली को प्रोत्साहन दिया है, गुप्तों ने आपके नागर शैली को प्रोत्साहन दिया, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां शिखरयुक्त मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ये अनाज जमा यहाँ पर ये रहा, यानी सीरियल हमारे यहाँ पर जो आपका जमा है मुख्य रूप से लगाए जाते। कौन कौन आएगा इसमें? अनाज जमा में कौन कौन आएगा आपके यहाँ से? क्या गन्ना आएगा, क्या गेहूं आएगा, या केसर आएगा, चावल? यानी कि यह जमा का मतलब है आपका प्लांट से मतलब है, सीरियल प्लांट से मतलब है। तो आपके चावल को प्लांट किया जाता है यहाँ पर, और आपको ये जानना चाहिए आपके गन्ने को भी किया जाता है। लेकिन वो अनाज पूछ रहा है, गन्ना अनाज नहीं है। प्लांट माने हम जो रोपण करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ये चावल हमारी खरीफ की फसल है। कैसी फसल है ये खरीफ की फसल है चावल हमारे यहाँ पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी खाद्य फसल भी है। सबसे बड़ी खाद्य फसल है कौन? चावल खाद्य फसल है, और ये दुनिया की भी सबसे बड़ी खाद्य फसल, दुनिया की भी आएगा तो भी सबसे बड़ी खाद्य फसल है। यानी कि सबसे नंबर 1 पर अगर आएगा दुनिया में तो चावल ही मारेंगे। और ये खरीफ फसल है आपके, जो कि यहाँ पे अनाज जमा के अंतर्गत आती है। यहाँ पे इस क्रम में आप आगे जाएंगे। भारत के किस राज्य में जावदी और सेवराय पहाड़ियां, कौन सी? ये जावदी है, जावदी और सेवराय पहाड़ियां स्थित है आपके केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ये जावदी और सेवराय दोनों कहां है? ये तमिलनाडु राज्य में मिलेंगे आपको। ये जानना चाहिए एक बात आपको, ये पूर्वी तट की, कौन तट की? ये पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर इन्हें अवशिष्ट रेजिडुरी पावर कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। यहां से रेजिडुरी पर्वत कहा जाता है। यहां से ये पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, उत्तरी आरकाट में, कहां पर? उत्तरी आरकाट जिले में कौन मिलेगी? जावदी पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको यहां पर। और जो आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है यहां, यानी कि जो सेलम क्षेत्र है, सेलम, इस सेलम में सेवराय की पहाड़ी आती है। सेलम जिले में कौन सी पहाड़ी आएगी? सेवराय हिल्स है। तो मैं दोनों हिल्स मैंने अलग अलग बताई आपके लिए समझाने क्रम में। अगर उत्तरी आरकाट जिला आएगा तो जावदी मारेंगे, और अगर सेलम क्षेत्र आएगा तो सेवराय मारेंगे। यानी कि 2 पहाड़ियां मैंने बताई, और दोनों का संबंध कहां से? तमिलनाडु राज्य से है। ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, जो कि पूर्वी तट क्षेत्र में पाई जाती है आपके यहां से। ऐसे प्रश्न ज्योग्राफी से हमारे एग्जाम में लगातार निरंतर पूछे जाते हैं आपके। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है?
क्या शशांक है, दंती दुर्ग है, शिमुख है या गोपाल है? आपको जानना चाहिए पाल वंश के शासक कौन है, संस्थापक गोपाल हैं। इन्होंने 8वीं सदी के मध्य में, 8वीं सदी के मध्य में यहां पर आपके यानी कि इन्होंने इसकी स्थापना की आपके, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके यहां से। और इन्होंने जो आपका जो साम्राज्य स्थापित किया है गोपाल ने, यहां पर गोपाल से लेकर के एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहां पे है कि आपने बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? आपने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया ये। और इन पालों की जो राजधानी है, पालों की जो राजधानी है वो मुंगेर है। कौन सी है वो मुंगेर रही। और गोपाल ने जो संस्थापक है इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया यहां पर, विश्वविद्यालय का। और जो कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष लड़ा गया वो आपके धर्मपाल से संबंधित है, ये आपको यहां पर याद करना पड़ेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। शशांक का संबंध असम से है, असम का जा सकता है। दंती दुर्ग आपके ये राष्ट्रकूट है, दंती दुर्ग आपका राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का है, यह महत्वपूर्ण है। और शिमुख आपका सातवाहन है, ये आपको यहां देखना पड़ेगा यहां से ऐसे, यानी दंती दुर्ग आपका राष्ट्रकूट है और आपका असम से शशांक है जो गौड़वंशी है, और ये आपका राष्ट्रकूट है, और शिमुख सातवाहन है, और आपके गोपाल ये पाल वंश का है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। मैं पुनः कहूंगा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक किया, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और मैं कहूंगा इसको शेयर भी करिए क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप यहां से इस क्रम में आप देखिए, ये ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द क्या है? MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? न्यूनतम मान खिलाड़ी, अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, या अधिकांश बहुमुखी खिलाड़ी। तो इसका मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इसका जो हिंदी मतलब अंग्रेजी मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये थोड़ा सा अंग्रेजी का वर्ड है जो को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा खिलाड़ी जो अपने दम पर, अपने प्रदर्शन के बल पर, प्रदर्शन के बल पर प्रतियोगिता में विजेता बनाता है किसी को, ये इसका मतलब होता है आपके ऐसा प्लेयर आपके जो अपने खेल के बल पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने खेल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कहीं पर भी प्रतियोगियों से भिड़ता हुआ आपके और सफलता की अपनी सीढ़ियां चढ़ता है, अपनी टीम को विजय दिलवाता है, ऐसे प्लेयर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहा जाता है। उसे शॉर्ट में हम लोग MVP कहते हैं। आपके ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं। ये आज RPF यूपी पुलिस का या वनडे एग्जाम जो भी है, SSC MTS CGL, ये मैंने आज से चालू करा दिया आपके लिए। ये मैंने एक पार्ट में पीछे ले चुका हूं, आज ये दूसरी क्लास है, इसकी तीसरी क्लास अगले पार्ट में फिर लेकर आ रहा हूं। अभी तक भी लाइक नहीं किया है इसको जल्दी से लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसकी क्लास भी मैं आरंभ करने वाला हूं। आपको ऑफलाइन बैच हमने चालू कर दिया है, हमने RPF का यूपी पुलिस स्पेशल, RPF स्पेशल हमने बैच चालू कर दिया। 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन में मॉक टेस्ट सीरीज हम वहीं से आरंभ करने वाले 1 तारीख से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वो टेस्ट सीरीज हमने आरंभ कर दी। यहाँ पर ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लगातार बने रहेंगे। ये 25-25 क्वेश्चन श्रृंखला है जो आपको अंतिम बिंदु तक ले जाएगी। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।